का प्रश्न उत्तर, यानी कि हाउ, व्हेन एंड वेयर, यानी कि क्लास 8th का, कक्षा 8 का इतिहास का, हमारे अतीत की जो आपकी बुक है उसके अध्याय 1 का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा इस वीडियो में। आप लोगों को चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, उसको अगर देखना है तो उसको भी आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर लास्ट में वीडियो के जाइएगा वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा उसका लिंक, या फिर ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप हर जगह से आप वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो। और अगर क्वेश्चन आंसर वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से पढ़ लीजिएगा चैप्टर, पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कैसे, कब और कहाँ। पहला अध्याय है कक्षा 8 का इतिहास का। फिर से याद करें, यानी कि आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, फिर से उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रश्न 1, सही और गलत का निशान लगाना है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा था। तो बिल्कुल सही है, जेम्स मिल ने जब उनको यहाँ पे भारत का के बारे में इतिहास लिखने के बारे में बताया गया था, कहा गया था, तो उन्होंने जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, 3 कालखंडों में उन्होंने बांटा था। तभी मैंने बोला कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा प्रश्न है, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो आम लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में नहीं पता चलता सरकारी दस्तावेजों में, क्योंकि आम लोगों के पास ना तो इतना समय होता है और ना ही इतना धन होता है कि वो अपनी चीज़ों को दस्तावेजों के माध्यम से, सरकारी दस्तावेजों के माध्यम से सुरक्षित रखवा सकें। सरकारी दस्तावेज जो होते हैं वो बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों के, राजा महाराजाओं के बारे में ही दस्तावेज तैयार करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपका था कि सरकारी दस्तावेजों में हम समझ सकते हैं कि आम लोग क्या सोचते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक। तीसरा है प्रश्न, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही, अंग्रेज ये सोचते थे कि अगर हमको यहाँ पे शासन चलाना है सही तरीके से, सुचारू रूप से, तो हमको हर चीज़ के बारे में यहाँ पे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सारी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए उनका सोचना था कि सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ये बिल्कुल सही है आपका आंसर। आइए विचार करें, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कट रहा है इधर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उससे क्या समस्याएं आई। तो यहाँ पे समस्याएं आपको मैंने चैप्टर में ही बताया था, यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जेम्स मिल के बारे में सबसे पहले बताया गया कि वो कहाँ के यहाँ पे अर्थशास्त्री थे। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में एक बुक इन्होंने पब्लिश की थी, किताब लिखी थी, जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का एक इतिहास। ठीक है, ब्रिटिश भारत का इतिहास किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। पहला क्या था, हिंदू, दूसरा क्या था, मुस्लिम, तीसरा क्या था, ईसाई। अभी मैंने बताया। अब इसका आपको क्वेश्चन में ये तो बता दिया आपने, लिखिएगा इसी तरीके से जिससे आपको आंसर लिखने के बाद अच्छे नंबर मिले, क्योंकि डायरेक्ट लिख देंगे कि उन्होंने जो लिखा था कालखंडों में बांटा था उसकी समस्याएं क्या थी, तो उतना इफेक्ट नहीं आ जाएगा सामने वाले के ऊपर। इसलिए स्टार्टिंग से लिखिएगा, पहले जेम्स मिल के बारे में बताइएगा, उन्होंने किन कालखंडों में बांटा था, फिर उसकी समस्या बताइएगा। देखिए समस्याएं यहाँ पे है, जो जेम्स मिल ने भारत को तो बांट दिया 3 कालखंडों में, लेकिन उसकी समस्याएं क्या थी, लिखिए यहाँ पे लिखा गया, जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 कालखंडों में बांटने में से निम्नलिखित समस्याएं आई। पहला समस्या क्या था, यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था, यानी कि धर्म के आधार पर किया गया था। दूसरा है, यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित है, यानी कि बाहर से कोई पर्सन आए, अंग्रेज आए, यहाँ पे शासन किया। अब उन्होंने जेम्स मिल को जो बताया, उन्होंने जो कुछ समझाया, उनकी विचारधारा थी, ये भारतीयों की विचारधारा नहीं थी। ये उन्होंने अपने विचारधारा के अनुसार कालखंडों को बांटा यहाँ पे। तीसरा समस्या क्या थी, इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। आप सभी को पता है अंग्रेजों का नीति ही यही था, फूट डालो और अधिकार करो। तो वो हर तरीके से ऐसे यहाँ पे तरीके अपनाते थे जिससे लोगों में फूट हो। हिंदू मुस्लिम लड़े, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब लड़ें एक दूसरे से, सब एक दूसरे से भेद करें, द्वेष रखें, ऐसा वे लोग चाहते थे। लेकिन ऐसा क्या हो सका, नहीं हो सका। सब मिलजुल के रह रहे हैं अभी भी। ठीक है, कुछ परेशानियां हर घर में होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मिल के रहते हैं, आप सभी को पता है।
तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो अंग्रेज थे काफ़ी पुरानी बात होगी, लगभग अब 78 साल के आसपास हो गया आज़ाद हुए। उसके पहले 200 सालों तक उन्होंने राज किया। तो इतने वर्षों तक उन्होंने दस्तावेजों को कैसे सुरक्षित रखा ये बताना है आपको। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्नलिखित प्रकार से सुरक्षित रखा। 3 प्रकार यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। पहला प्रकार, सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनाए गए, यानी कि जो भी शासकीय संस्थान थे उनके प्रांगण में एक अभिलेख कक्ष बनाया गया जहाँ पे सारे यहाँ पे अभिलेख रखे जाते थे। दूसरा, तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम यानी कि कमरा कक्ष बनवाया गया। जब सभी का कमरा होगा, कक्ष होगा, तो वो अपने दस्तावेज आसानी से वहाँ पे रख सकते थे। इस प्रकार से सुरक्षित रखा उन्होंने। तीसरा पॉइंट था यहाँ पे जिस तरह से सुरक्षित रखा वो है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसी संस्थाएं बनाई। जो अत्यधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज थे उनके लिए अलग से ही अभिलेखागार बना दिया गया और संग्रहालय बना दिए गए जहाँ पे वो सारे सुरक्षित रखे गए। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा। चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। आप देखे होंगे, चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो इतिहासकार होते हैं वो कहाँ कहाँ से जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो वो अखबारों से भी, उनका एक मुख्य स्रोत था अखबार से वो जानकारी इकट्ठा करते थे। और यही पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो इतिहासकार थे जो अखबार से जानकारी जुटाते थे, वो जो पुलिस रिपोर्ट होती थी उससे क्या डिफरेंस होता था, क्या अंतर होता था दोनों में। तो पुराने अखबारों से जानकारियाँ, पुराने अखबारों के से इतिहासकारों को जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। यह यहाँ पे संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठा की गई जानकारी पर आधारित होता है। अब अखबार जो छपते हैं, देखते होंगे पत्रकार लोग जो होते हैं वो लोकल एरिया में जाके वो जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर उसको अखबार में प्रिंट किया जाता है। ठीक है, इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। अब आप किसी के घर जाके कोई जानकारी लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से जानकारी प्राप्त होगा उस घर के नॉलेज बारे में, या फिर उसके पड़ोसी से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेंगे उसके घर के बारे में तो अच्छे से नॉलेज होगा। जाहिर सी बात है, आप उसके घर पे जाके किसी से पूछेंगे, बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा एज कम्पेयर टू पड़ोसी। इसी तरीके से अगर आप किसी पत्रकार के द्वारा लिखी गई चीज़ जो वहाँ पे लोकल एरिया में जाके घूम के समाचार लिख रहा है, और पुलिस थाने में जान ही रहे हैं कि कुछ पक्षपात हर जगह होता है, तो वहाँ पे जाके कोई जानकारी इकट्ठा लेंगे तो वहाँ पे कुछ कम जानकारी मिलेगी। वही यहाँ पे बताया गया है, संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठा की गई जानकारियों पर आधारित होती है। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव और जांच अधिकारी के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। उसकी सोच क्या है, पर्सन जो लिख रहा है रिपोर्ट, या फिर उसके ऊपर हो सकता है किसी अधिकारी का प्रेशर हो, या फिर कोई सरकार की उसके ऊपर प्रेशर हो, सरकार की क्या सोच है, वो सारी चीज़ें डिफरेंस ला देती हैं पुलिस रिपोर्ट में, और जबकि पत्रकार उसको और स्पष्ट तरीके से, सच तरीके से लाता है। तो ये अंतर होता है। आइए करके देखें यहाँ पे। क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह कैसे पता चल जाता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चल जाता है कि स्कूल में बच्चा की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं? जैसे आप देखे होंगे अभी जल्दी ही आपका मकर संक्रांति का त्यौहार गया है, उसी का एक उदाहरण लेते हैं। पहले पतंग जो बनती थी सिंपल प्लेन बनती थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उस पर कार्टून बनने लगे, 2024 की शुभकामनाएं देने लगे। तो ये क्या है, बदलती तस्वीर को दर्शाता है कि जो यहाँ पे दुनिया है, जो सर्वेक्षण कर रहे हैं वो किस तरीके से सर्वेक्षण करते हैं, लोगों की सोच को कैसे देखते हैं, जिससे उनका प्रोडक्ट और अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी गई कि जो खिलौना बनाते हैं वो कैसे उनको पता चल जाता है कि बच्चे किस खिलौने से खेलना पसंद करेंगे इस समय, और सरकार को कैसे पता चल जाता है कि किसी स्कूल में कितनी संख्या है बच्चों की। तो यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसका आंसर दिया गया है। सर्वेक्षणों के कुछ उदाहरण यहाँ पे निम्नलिखित है। पहला, जनगणना से संख्या पता चलती है। दूसरा, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण जो कराए जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि कौन सी पार्टी को कितने सीटें मिल रही हैं, जो एग्जिट पोल होता है। तीसरा, वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। चौथा, नए तेल व गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। बराबर खोज चलती रहती है कि यहाँ पे तेल पाया गया, यहाँ पे गैस पाई गई, प्राकृतिक गैस।
अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर देखिए। खिलौने वाली कंपनी, देखिए खिलौना बनाने वाली कंपनी भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता लगाती है, यानी कि वो सर्वेक्षण कराती रहती है लोकल एरियाज़ में जा कहीं 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 पे कि बच्चे इस समय कौन सा कार्टून देख रहे हैं, किस प्रकार के धारावाहिक पसंद कर रहे हैं, तो क्या कहता है उसी को फॉलो करके खिलौना बना देता है वो। सर्वेक्षण से ही ये पता चलता है। दूसरा, स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए सरकार स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर स्कूलों में बच्चों की संख्या का पता लगाती है। और तीसरा, इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षण का महत्व क्या है, यहाँ पे देखते हैं। इतिहासकार सर्वेक्षणों के से विभिन्न जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में आ रहे बदलाव के विषय में लिख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का यहाँ पे वीडियो। काफ़ी यहाँ पे कम ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, लेकिन अगर इस चैप्टर को पढ़ लिए आप लोग तो अच्छे से आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी फ्यूचर में। इसलिए अगर पढ़े नहीं है तो पढ़ लीजिएगा चैप्टर को। मैं लिंक दे दूंगा लास्ट में, अभी बस 10-20 सेकंड में आ जाएगा लिंक इसी स्क्रीन पे, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं एनसीईआरटी के सभी विषयों की क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।